नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बड़ी पड़ताल की गई है। आखिर प्रधानमंत्री का रूट ब्लॉक करने के पीछे कोई गहरी साजिश थी? अगर साजिश थी तो साजिश के पीछे कौन है? अगर साजिश नहीं थी तो क्या अचानक प्रदर्शनकारी इस रूट पर आ गए जहां से पीएम गुजर रहे थे? आज ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। सुरक्षा चूक का वीडियो सबूत आ गया। साजिश के पीछे की टूल किट से उठा पर्दा। प्रतिबंधित संगठन से क्या कोई कनेक्शन है? सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा चूक पर आज क्या हुआ? मुख्यमंत्री चन्नी बनाम केंद्रीय मंत्री की जंग। 10 बंदे सड़क पर आकर बैठ गए ट्राली लगाकर। 1 किलोमीटर पहले पता चल गया, 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ियां रोक ली गई। तो इसमें रक्षा का क्या प्रोग्राम आ गया? खतरा कहाँ है इसमें? दो अलग प्रकार की बातें करते हैं। उनकी किस बात को, किस कथन को स्वीकार करूं? मुख्यमंत्री कहते थे कि वो कोविड से प्रताड़ित लोगों के इर्द गिर्द घिरे हुए थे, लेकिन स्वयं कल एक मीडिया के कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री के कितने करीब था बड़ा खतरा? कितनी सियासत, कितनी हकीकत, पूरी रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में जिस तरह से पड़ताल आगे बढ़ रही है, सुरक्षा चूक मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम आज फिरोजपुर और भटिंडा से अपनी जांच पूरी करके वापस लौट आई है। लेकिन आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर सुनवाई हुई। कोर्ट में क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या ऑर्डर सुनाया, चन्नी सरकार की तरफ से क्या दलील दी गई, केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता की तरफ से क्या कहा गया, पूरी डिटेल रिपोर्ट देखिए। आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई। खतरा कितना बड़ा था? 20 मिनट के दौरान क्या अनहोनी घट सकती थी? प्रधानमंत्री के काफिलों को ब्लॉक करने के पीछे क्या कोई सुनियोजित साजिश थी या नहीं? इसे लेकर अदालत में दलीलें पेश की गईं। आज पक्ष और विपक्ष में पेश की गई दलीलों को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मामला कितना गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा, मामले की जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर है। वहीं पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने कहा, हम मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। अब आपको सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की विस्तृत रिपोर्ट बताते हैं। एक एक दलील के बारे में बताते हैं ताकि आपको इस मामले के कानूनी पहलू समझ आ सके। सबसे पहले याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील और पूर्व एएसजी मनिंदर सिंह ने कई दलीलें रखी। दलील नंबर 1, पंजाब सरकार की तरफ से गठित की गई कमेटी पर सवाल उठाते हुए कहा, एसपीजी एक्ट कहता है कि केंद्र, राज्य और हर सरकारी विभाग को इसके आदेश का पालन करना होगा। दलील नंबर 2, राज्य सरकार ने जो समिति बनाई है उसके अध्यक्ष पर भी सवाल है, यानी पंजाब सरकार की जांच पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दलील नंबर 3, जांच से जुड़े सारे रिकॉर्ड कोर्ट के संरक्षण में लिए जाएं। भटिंडा के जिला जज या कोई और जज एनआईए के सहयोग से सारी कवायद को अंजाम दे। इसके बाद सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सबसे पहले मामले को संज्ञान में लेने के लिए कोर्ट का आभार व्यक्त किया। उसके बाद अपनी दलीलें पेश की।
दलील नंबर 1, ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र से जुड़ा ये दुर्लभ मामला है। दलील नंबर 2, जब पीएम को सड़क मार्ग से जाना होता है तो ये डीजीपी की हरी झंडी के बाद ही होता है। दलील नंबर 3, जब सड़क पर ब्लॉक था, प्रधानमंत्री के रूट पर प्रदर्शनकारी बैठे थे तो मंजूरी क्यों दी गई? दलील नंबर 4, राज्य पुलिस का एक वाहन पायलट के तौर पर प्रधानमंत्री के काफिले के 500 मीटर आगे चलता है। दलील नंबर 5, घटना स्थल पर तैनात पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे, उन्होंने पायलट वाहन को सूचित नहीं किया। दलील नंबर 6, धार्मिक जगह से फ्लाईओवर के दूसरी तरफ भी भीड़ जमा करने की घोषणा हो रही थी। दलील नंबर 7, यूएस और कनाडा से संचालित एक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने गांव में पीएम के रूट पर पहुंचने की अपील की थी। दलील नंबर 8, वहां कुछ ऐसा हो सकता था जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी की वजह बनता। आज कोर्ट में पेश की गई दलीलें पंजाब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रही हैं। सुनवाई में केंद्र की तरफ से कहा गया कि पंजाब पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों संग चाय पी रहे थे। वहीं पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने अपनी दलील में ये बिंदु उठाए। दलील नंबर 1, हम मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। दलील नंबर 2, हमने एचसी के रिटायर्ड जज की अगुवाई में पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए उसी दिन कमेटी बनाई है। दलील नंबर 3, फिरोजपुर में एफआईआर भी दर्ज की गई है। दलील नंबर 4, केंद्र ने भी एक कमेटी बनाई है। दलील नंबर 5, अगर राज्य की कमेटी पर केंद्र को एतराज है तो एससी जैसी चाहे कमेटी बना सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा, हमने सभी वकीलों को सुना, मामला पीएम की सुरक्षा से जुड़ा है। हमारा आदेश है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड इकट्ठा कर अपने पास संरक्षित रखें। पंजाब सरकार और सभी जांच एजेंसी उनसे सहयोग करें। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल चंडीगढ़ के पंजाब सरकार के डीजीपी का सहयोग लें। एनआईए के भी एक वरिष्ठ अधिकारी टीम में हों। फिलहाल राज्य और केंद्र की कमेटी जांच कार्य स्थगित रखें। केंद्र और पंजाब अपनी जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी भी अधिकारी के खिलाफ सोमवार को अगली सुनवाई पूरी होने तक कोई एक्शन न लें। हालांकि हम ये बात आदेश में दर्ज नहीं कर रहे, लेकिन दोनों कमेटियों को इस बाबत सूचित कर दिया जाए। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार को सुनवाई होगी। तभी पता चलेगा कि सुरक्षा में चूक की जांच पर केंद्र और पंजाब साझा जांच समिति या आयोग बनाने पर सहमत हुए या फिर ये काम भी सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लगभग घंटे भर सुनवाई करके ये कहा कि क्या ये मुमकिन है कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर एक साझा जांच कमेटी बनाएं, क्योंकि दोनों पक्ष की बहस से हमें यही समझ में आया है कि केंद्र सरकार को पंजाब सरकार की बनाई जांच कमेटी पे भरोसा नहीं और पंजाब सरकार को केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित कमेटी पर कोई भरोसा नहीं। लिहाजा ऐसे में विश्वास की कमी तभी दूर हो सकती है जब दोनों किसी साझा कमेटी से इस मामले की जांच कराने को तैयार हो जाए। देश की सर्वोच्च अदालत में यह मामला चला। सोमवार को पूरे मसले पर कोई बड़ा ऑर्डर जारी कर सकती है बताया जा रहा है सोमवार को, लेकिन ऑर्डर से पहले सियासी गलियारे में बीजेपी कांग्रेस जमकर तू मैं कर रहे हैं। चन्नी सरकार की तरफ से कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। आज नवजोत सिंह सिद्धू भी सामने आए तो केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्रियों ने हल्ला बोल रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सियासी बयानबाजी का मौसम आ गया है। एक से बढ़कर एक तीर सियासी तर्कश से दागे जा रहे हैं। मैं तो ये मानकर चलता हूं कि पंजाब सरकार का पूरा फेलियर था और अगर इसके पीछे ये कहा जाए कि कोई साजिश है या नीचा दिखाने की कोशिश है या खतरे में डालने की कोशिश है तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। मैं ये कहूंगा कि क्या अगर इसी तरीके से राहुल गांधी के साथ हुआ होता तो कांग्रेस क्या कहती? बीजेपी के तमाम मंत्री इसे प्रधानमंत्री की हत्या वाली साजिश से जोड़कर देख रहे हैं तो कांग्रेस इसे सिर्फ और सिर्फ ड्रामा बता रही है। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है।
और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जो फिरोजपुर में घटना घटी पंजाब के अंदर, वो संजोग नहीं था, वो साजिश था। और साजिश संजोग नहीं, और ये साजिश था, हत्या की साजिश थी। अगर ये नहीं होता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं से माइक से आवाज आ रहा था उधर से घेरो, एक तरफ तो घेर ही लिया था। देश का पहला ऐसा दिखा जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं। इधर सिद्धू ने मोर्चा संभाला तो उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाण दागा। सियासत पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर शुरू हुई, ड्रामे तक पहुंची, अब पंजाबियत और तिरंगे की एंट्री भी हो गई है। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। This is a big farce and I say it categorically. उधर से भी घेरने की साजिश चल रही थी। आज के जमाने में वहां ड्रोन आम हो गया है। आज के जमाने में आर्म्स, तो कुछ भी घटना घट सकती थी। ये तो महादेव की दया जो नरेंद्र मोदी ने अपने विवेक से काम लेकर के वापस पहुंच गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन पक्ष विपक्ष के नेतागण में जबानी जंग जबरदस्त है। हां, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बार बार कांग्रेस के नेता एक स्क्रिप्टेड स्टोरी पर जिस तरह से सारे नेता बोल रहे थे कल कि रैली में लोग इकट्ठे नहीं हुए, इसके कारण से जो नहीं आ पाए। आधे मीडिया हाउसेज ने खुद ने अपने स्टोरी करके लिखा कि 10,000 लोग थे, लेकिन देश के सारे मीडिया हाउस के पास शायद कुछ लोगों ने दिखाया होगा, कुछ लोगों ने शायद किसी दबाव में, किसी आकर्षण में, किसी कारण से न दिखा पाए होंगे, मजबूरी होगी उनकी। लेकिन शायद ही देश का कोई मीडिया हाउस ऐसा होगा जिसके पास में वो वीडियोस नहीं होंगे जहां हजारों की संख्या में बसेज रुकी हुई हैं, पुलिस के द्वारा प्रोटेक्टेड लोग तथाकथित राजनीतिक कर्मी उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के नेता महामृत्युंजय के जाप से लेकर महात्मा के दर पर मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने इन तस्वीरों पर कटाक्ष से प्रहार किया। पंजाब की सरकार और सरकार जिनके इशारों पर काम कर रही थी, वो कांग्रेस आलाकमान इस पाप के बोझ से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। देश की नजरों में, देश की जनता, सामान्य मानवी के नजरों में प्रधानमंत्री जैसी संस्था, और जिस देश ने 2-2 प्रधानमंत्री इस तरह से खोए हैं, उस देश की जनता कभी इस कृत्य के लिए माफ तो नहीं करेगी। प्रधानमंत्री स्वस्थ हैं, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, लेकिन यह सब करने की आवश्यकता तब आ पड़ती है जब कोई संकट हो। कोई संकट नहीं है प्रधानमंत्री पर, फिर ये सब करना मतलब राजनीतिकरण करना। खैर, जितनी पूजा पाठ करें भारतीय जनता पार्टी वाले उतना कम है। जो पिछले 7.5 सालों में इन्होंने हर वर्ग को सताया है, पूजा पाठ कर रहे हैं तो शायद देश का तो छोड़िए, इनका कुछ कल्याण हो। सवाल जस का तस है,
मांग तो राष्ट्रपति शासन लगाने की हो चुकी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने बड़े और कड़े एक्शन का इशारा किया तो पंजाब से बड़ा रिएक्शन आया। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। राष्ट्रपति राज ਤਾਂ लागू नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी है, ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਡੀਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। मौसम चुनावी है और ये तमाम दांव सियासी हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। फिरोजपुर फ्लाईओवर पर ऐसा क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक फंसे रहना पड़ा? कौन थे वो प्रदर्शनकारी? आपको वीडियो की जुबानी जरा पूरी कहानी दिखाते हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का काफला जो कि फिरोजपुर पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करने जा रहा सी। गंदी सरकार मोदी करके मोदी पुछड़ नो ओदी रैली ना होने करके सारे जोधे विच। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को बीजेपी सुनियोजित साजिश बता रही है और इस साजिश के सबूत के तौर पर ये वीडियो जारी किया है। को रोका गया, किसी भी नाल मैसेज नहीं किया गया। सिर्फ यही नहीं, कई और वीडियो वायरल भी हैं जिसमें प्रधानमंत्री की होर्डिंग को तोड़ा जा रहा है। तो क्या कोई गहरी साजिश थी या फिर किसानों ने बिना किसी प्लान के ही प्रधानमंत्री का काफिला रोक दिया? इस सवाल के जवाब से जुड़ा है ये वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो पर गौर कीजिए और सुनिए कि ये किसान नेता क्या कह रहा है। मोदी ने ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢੇ ਸੀ मोदी ने और ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। वीडियो में सुनाई दे रहा है कि भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के नेता सुरजीत सिंह फूल अपने समर्थकों के बीच सड़क ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं। यानी किसान यूनियन क्रांतिकारी ने प्रधानमंत्री का रूट ब्लॉक किया था। अब एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको पुलिस और प्रदर्शनकारी नजर आएंगे। ये वीडियो ठीक उस वक्त का है जब प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का रूट ब्लॉक किया था। सवाल यह है कि प्रदर्शनकारियों को यहाँ जुटने की इजाजत किसने दी? जो हमें लगता है कि साजिश है, आप उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं, आप उसको सिद्ध कर रहे हैं कि ये षड्यंत्र था, ये साजिश थी। आप बताओ, लाखों की तादाद के अंदर लोग सड़कों पर हो, रैली की ओर जा रहे हो, पीएम का काफिला जा रहा हो, उसके साथ ईश्वर करे भगवान ने सब अच्छा रखा, अगर कोई छिटपुट घटना हो जाती तो ये कांग्रेस जिसने पहले भी आतंकवाद के समय पंजाब को झोंका था, ये पंजाब को आग लगाने की साजिश करके रोटियां सेकना बंद करना चाहिए कांग्रेस को। ये उसकी प्रवृत्ति रही है। देखिए, जो कल हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, अत्यंत ही दुखद है, नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई राजनीतिक फुटबॉल नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एक कानून बना हुआ है, भारत की संसद ने उस कानून को पारित किया था। एसपीजी का एक एक्ट है जिसके तहत प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। और अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई कोताही हुई है, कोई अनगहली हुई है, किसी तरह का लैप्स हुआ है, एक सिटिंग जज हाईकोर्ट द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और जो भी जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। पंजाब में चुनाव है और चुनाव से पहले
अब सुरक्षा चूक के मामले पर देश की सियासत में उबाल आया हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी युद्ध जारी है और खुद सोनिया गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की है। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जानकारी ली है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसमें सोनिया ने चन्नी से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। आज तक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे से जुड़ी अहम डिटेल्स हाथ लगी है। वो डिटेल जिसमें पीएम की सुरक्षा को लेकर कई अहम बातें दर्ज हैं। प्रधानमंत्री जब पंजाब दौरे पर थे तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे। आखिर जरूरत ऐसी परिस्थितियों की क्यों आन पड़ी और क्यों यह खतरा सामने आया, देखिए। क्या प्रधानमंत्री की जान को वाकई खतरा था? प्रदर्शनकारी अचानक आए या प्रायोजित थे? क्या है सुरक्षा चूक का खालिस्तानी एंगल? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आज तक के हाथ कुछ डॉक्यूमेंट लगे हैं। ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आतंकियों के टारगेट पर रहते हैं। पंजाब दौरे से पहले भी इंटेलिजेंस एजेंसियों से लेकर पुलिस को सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की जरूरत थी। रिपोर्ट के मुताबिक 5 जनवरी को 2 किसान संगठन प्रदर्शन करने वाले थे, बीकेयू, एकता उगरहा और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात के बाद दोनों संगठन मान गए। दोनों संगठनों ने प्रधानमंत्री का रूट ब्लॉक नहीं किया। बीकेयू क्रांतिकारी ने प्रधानमंत्री का रूट ब्लॉक किया। सवाल यही है कि आखिर बीकेयू क्रांतिकारी संगठन के लोगों ने प्रधानमंत्री का रूट क्यों ब्लॉक किया? क्या उन्हें रूट ब्लॉक करने के लिए भेजा गया था? अगर ऐसा था तो पीछे कौन है? आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब में खालिस्तानी आतंकी वीवीआईपी को टारगेट बनाने की फिराक में बैठे थे। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक हुई, इसके पीछे क्या है? ये कैसे हो सकता है? क्यों होने दिया गया? क्या मंशा थी? और जो भी इसके पीछे होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश की जनता की मांग है। प्रधानमंत्री देश के हैं, उनकी सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी और राज्य की जिम्मेदारी है। जिस राज्य में प्रधानमंत्री जी का दौरा है और वहां के मुख्यमंत्री, वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष, उन सबका ऐसा बयान, बेतुके बयान जिस तरह से आए, वो अपने आप में दिखाता है कि पीछे कौन लोग हैं। पंजाब में 22 सितंबर 2021 को खालिस्तान टाइगर फोर्स के सदस्यों की गिरफ्तारी भिकीविंड से हुई। गिरफ्तार आरोपियों के पास से ग्रेनेड, आईएलडी और हथियार बरामद हुए थे। खालिस्तानी आतंकियों के टारगेट पर वीआईपी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे। पंजाब में वीवीआईपी की सुरक्षा को खालिस्तानी और राष्ट्र विरोधी तत्वों से बड़ा खतरा है। पठानकोट में 21 नवंबर 2021 को बम धमाका हुआ था। 23 दिसंबर 2021 को लुधियाना में कोर्ट परिसर में बम धमाका हुआ। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान ने अपने ग्रुप को पंजाब में एक्टिव किया है। सिख फॉर जस्टिस की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। प्रधानमंत्री की काफिला में चूक को लेके अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब तक ये नहीं तय किया गया है कि आखिरकार गलती किस एजेंसी की है और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। कई आला अधिकारियों को समन किया गया। प्रो पैनल दोनों ही सरकारों ने बनाए, लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी बात यह आती है कि एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस में एसपीजी ने एक चीज तो साफ कर दी थी कि इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रही हैं आईबी की तरफ से कि किस तरह से प्रधानमंत्री को ऑपरेशनल और पोजिशनल थ्रेट दोनों ही है। कश्मीर घाटी के आतंकी गुटों से भी है और खालिस्तानी के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से भी है। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि पीएम के रूट को साजिश के तहत रोकने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 283 के तहत केस दर्ज हुआ है, यानी महज 200 रुपए का फाइन भरकर सभी आरोपी छूट सकते हैं। बीजेपी का आरोप यह भी है कि वीडियो में कई प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, लेकिन मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ। पंजाब पुलिस के एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। आज तक ने 2 जनवरी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा का बंदोबस्त देख रहे एडीजीपी पंजाब से बात की थी। तब उन्होंने यही दावा किया था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 तारीख की फिरोजपुर की रैली से पहले किस तरह से सुरक्षा की जा रही है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं एडीजीपी नागेश्वर राव। सर बताइए, काफी चुनौतियां हों, चाहे हम किसान यूनियन से बात करें या फिर हम बात करें ड्रोन्स की, पंजाब पुलिस की क्या तैयारी है इस वीवीआईपी विजिट के लिए? पंजाब पुलिस सारे अरेंजमेंट्स अभी हम कर चुके हैं एंड बहुत ही बड़ा नंबर में हम पंजाब पुलिस को यहाँ डिप्लॉय किया। एंटी सैबोटेज चेकिंग रेगुलरली किया जा रहा है एंड अगर ड्रोन्स का भी कोई ऐसा जो साइटिंग हो गया दिखाई दिया, उसको भी डील करने के लिए हमने स्पेशल टीम्स को भी रिक्वेस्ट किया, वो भी पहुंचेंगे एंड ऐसा कोई इंसिडेंट होने नहीं देंगे यहाँ पे। एंड सुरक्षा का भी हमने सारे अरेंजमेंट्स कर चुके हैं। किसान यूनियन का भी अगर कॉल दिया तो वो अगर कोई पहुंचेंगे उनको भी एज पर लॉ उनके साथ डील किया जाएगा एंड हम इंश्योर करेंगे कि ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली हो जाए, पीसफुली हो जाए, सेफली हो जाए। और अब बात देश में कोरोना के महाविस्फोट की। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर ने अब कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। कोरोना की खतरनाक रफ्तार ने लोगों के साथ साथ राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। कई राज्यों में सख्त कदम उठाने के बावजूद कोरोना की बेलगाम रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही। देश में पिछले 24 घंटे में 1,17,000 केस आए हैं तो 302 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। लेकिन देश में कोरोना की तूफानी रफ्तार सबसे ज्यादा कहीं है तो वो है देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई। तो आइए देखते हैं कोरोना की तीसरी लहर का तांडव। कैसे देश में शुरू हो गया कोरोना की तीसरी लहर का तांडव। क्यों दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा फैल रहा है कोरोना। क्या दिल्ली मुंबई के लिए घातक साबित होगी कोरोना की तीसरी लहर। दिल्ली में मिनी लॉकडाउन को लेकर क्या है तैयारियां। दिल्ली मुंबई के डॉक्टरों में क्यों भयंकर तरीके से फैल रहा है कोरोना। तीसरी लहर में कोरोना के पीक पर पहुंचने का क्या अनुमान है। देश में अभी रोजाना 1 लाख केस आने शुरू हो गए। आगे क्या होने वाला है। आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर है दिल्ली से। अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली बंद होने जा रही है। जी हां, वीकेंड कर्फ्यू। कोरोना का ऐसा कर्फ्यू लगने जा रहा है कि घर से बाहर आप वीकेंड पर निकल नहीं सकते। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह तक लगने जा रहा है। इसे मिनी लॉकडाउन भी कह सकते हैं और ये सब हो रहा है कोरोना को रोकने के लिए। लेकिन दिल्ली में एक तरफ वीकेंड कर्फ्यू की तैयारी है तो दूसरी तरफ कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का मीटर जिस स्पीड से घूम रहा है, हर किसी के होश उड़े हुए हैं। दिल्ली में इस वक्त रोजाना जितने केस आ रहे हैं, उससे ये साफ हो चुका है कि दिल्ली में कोरोना का महाविस्फोट हो चुका है और दिल्ली की आम पब्लिक कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का शिकार हो रही है। ऐसे में जब दिल्ली सरकार के सामने कोरोना को कंट्रोल करने के सारे विकल्प फेल हो गए तो मिनी लॉकडाउन यानी वीकेंड कर्फ्यू का फैसला लिया गया और आज रात से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो रहा है। यानी लोगों के घरों में कैद होने का वक्त आ ही गया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कोरोना के नए वीकेंड कर्फ्यू को लेकर क्या क्या गाइडलाइंस हैं। लेकिन उससे पहले दिल्ली में फैलते कोरोना के बीच सबसे डरावनी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीर दिल्ली मेट्रो की है। देखिए दिल्ली मेट्रो में कितनी भीड़ है। सारी सीटें फुल हो गई हैं। लोग खड़े होकर भी यात्रा कर रहे हैं। कोविड के केस बढ़ने के बाद दिल्ली मेट्रो ने ऐलान किया था कि खड़े होकर यात्रा करने की किसी को इजाजत नहीं होगी। लेकिन कोरोना नियमों की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं।
कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें 100% कैपेसिटी जो है वो सीटिंग की जाए, चाहे वो दिल्ली मेट्रो हो या फिर DTC बसें। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली मेट्रो में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो DDMA के रूल्स हैं उनको किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। सुबह का वक्त है और राजीव चौक से मंडी हाउस का ये सफ़र आप देख सकते हैं कि मेट्रो के अंदर खचाखच भीड़ जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। जो कोविड नियम है जिसमें 2 गज की दूरी का पालन करना ज़रूरी है, वो पालन होता है वो मेट्रो के अंदर फिलहाल जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। मेट्रो के बंद डिब्बों में इस तरह का सफर कोविड संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है। ये बात इस कोच में सवार लोगों को भी पता है, लेकिन इन मुसाफिरों की माने तो उनके पास जान जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दिल्ली में ये हालात इस वक्त हैं जब कोरोना के केस 17,000 को पार कर रहे हैं और इसलिए दिल्ली में मिनी लॉकडाउन का फैसला लिया गया। जी हाँ, आज रात 10 बजे से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगने जा रहा है। अब दिल्ली वालों के लिए या फिर दिल्ली आने जाने वालों के लिए ये खबर बहुत जरूरी है। आज रात 10 बजते ही लोगों की मनमानियां और मनमर्जियों पर ताला लगने जा रहा है। आप बेवजह दिल्ली की सड़कों पर नहीं घूम सकेंगे। और सोमवार सुबह 5 बजे तक तमाम गैर जरूरी मूवमेंट्स बंद रहेंगे। हालांकि वो तमाम लोग जो एसेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं या फिर एसेंशियल एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि दवाई की दुकानें, राशन की दुकानें, इन संस्थानों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के मूवमेंट पे किसी तरह की रोक नहीं होगी। दिल्ली में कोरोना दिन दुनी रफ्तार से फैलता जा रहा है और पिछले 19 दिनों में दिल्ली में कोरोना के केस जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, सरकार के भी हाथ पांव फूल गए हैं। दिल्ली में 20 दिसंबर को कोरोना के 91 केस थे। 28 दिसंबर को यह आंकड़ा 496 पहुंचा। 29 दिसंबर को 923, 30 दिसंबर को 1313 हो गया। 31 दिसंबर को 1796, 1 जनवरी को 2716, 2 जनवरी को 3194, 3 जनवरी को 4909 नए केस आए, 4 जनवरी को 5481 नए केस आए और 5 जनवरी को 10,665 केस हो गए। 6 जनवरी को 15,097 केस और आज आंकड़ा 17,000 को पार कर गया है। अस्पताल के दाखिले में भी इजाफा हुआ है, जिसमें 1300 से ज्यादा कोविड डेडिकेटेड बेड्स अब ऑक्यूपाई हो चुके हैं। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि कोविड बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि जो कोमॉर्बिड हैं और बुजुर्ग हैं, उनमें कोरोना फैलने पर उनको अस्पताल में दाखिले की सख्त जरूरत पड़ सकती है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में 20 अप्रैल 2021 को कोरोना पीक पर था। एक दिन में दिल्ली में 28,395 केस आए थे और फौरन दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। और सवाल ये है कि तीसरी लहर में दिल्ली कोरोना की पीक का आंकड़ा कितने दिन में छूती है। 31,498 एक्टिव पेशेंट हैं और हॉस्पिटल में जो बेड ऑक्यूपाइड हैं वो 1091 है, मतलब लगभग 3% भी नहीं है। जब पिछली बारी 30,000 बेड ऑक्यूपाइड थे तो हमारे पास हॉस्पिटल में कम से कम 7,000 बेड ऑक्यूपाइड थे। पहले के मुकाबले में 6 गुना या 7 गुना पेशेंट कम हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। अब उसको आप माइल्ड कहिए या नहीं कहिए, कहना ये भी इसका मतलब निकाल सकते हैं, पर हॉस्पिटल में बहुत कम लोग आ रहे हैं एज कम्पेयर टू अर्लियर वेव्स। अब जाहिर है कि कोरोना केस बढ़ेंगे तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ेगी। दूसरी लहर की तरह अस्पतालों में बेड का कोई संकट न हो, इससे निपटने के लिए दिल्ली में इंतजामों को बढ़ाने की कोशिश तेज है। दिल्ली सरकार ने LNJP अस्पताल के सामने शहनाई वेंकट हॉल को एक बार फिर से कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। यहाँ 100 बेड की व्यवस्था की गई है। पेशेंट्स को दवाइयों की रिक्वायरमेंट होगी, वैसे वैसे यहाँ पर मेडिसिन का पूरा स्टॉक अवेलेबल है जी। तो डॉक्टर्स और जो स्टाफ है वो कितने नंबर्स में यहाँ पर हैं? जी, डॉक्टर्स हमने हर 25 पेशेंट्स के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। 25 पेशेंट्स पे 1 डॉक्टर, 3 नर्सिंग स्टाफ, 3 पेशेंट केयर स्टाफ हमने प्रोवाइड किया हुआ है। इन्हीं हालातों को देखते हुए दिल्ली में आज से रात में मिनी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। दिल्ली में पूरा अमला एक्शन में है। जरूरी है कि दिल्ली वाले इसमें पूरा सहयोग दें। कोरोना से लड़ाई सबकी निजी लड़ाई भी है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा। सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह घरों से बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। जरूरी काम के लिए आप घर से बाहर निकल सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर क्या गाइडलाइंस है। ये कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी काम के लिए घर से बाहर घूमने की इजाजत नहीं होगी।
प्राइवेट दफ्तरों में आधी संख्या 50% कर्मचारियों को ही बुलाने की अनुमति होगी। गैर जरूरी सेवाओं के अलावा सभी सरकारी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। मेट्रो सेवा चालू रहेगी, लेकिन हर 15 से 20 मिनट बाद एक ट्रेन आएगी। रेल, बस या हवाई यात्रा के लिए आवाजाही पर पाबंदी नहीं होगी। अस्पताल, हेल्थ सेंटर, पुलिस, अग्निशामक और आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी। आवश्यक सुविधाओं जैसे खाना, सब्जी आदि की बिक्री नहीं रोकी जाएगी। कुल मिलाकर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े लोगों को कर्फ्यू के दौरान आने जाने के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर आवेदन करना होगा। और अब बात मुंबई की करते हैं। मुंबई में कोविड का संक्रमण स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी चपेट में ले रहा है। कोविड से जंग में अग्रिम मोर्चे पर जो तैनात है हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर पुलिस वालों को भी अपनी चपेट में लेने लगी है। मुंबई के लिए सबसे परेशान करने वाली खबर यह है कि धारावी भी कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन धारावी में घुस चुका है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में कोरोना की घुसपैठ। मुंबई के अस्पतालों में डॉक्टर्स को कोरोना हो रहा है। बेस्ट बसों के कर्मचारियों में कोरोना फैल रहा है। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार से लेकर मंत्रियों में कोरोना फैल रहा है। और सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाली बात यह है कि धारावी की झुग्गियों में कोरोना की घुसपैठ हो चुकी है। जी हां, धारावी एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बन रहा है। हम आपको बता दें कि 6 जनवरी को धारावी में कोरोना के 107 मरीज मिले, जो अब तक के सबसे ज्यादा मामले बताए जा रहे हैं। महज 24 घंटे में धारावी में नए मरीजों की संख्या में 24% बढ़ोतरी हो गई। धारावी में कोरोना फैलने का मतलब साफ है कि तीसरी लहर में भी कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक धारावी है। कोरोना काल की पहली लहर के दौरान यह हॉटस्पॉट था। यहाँ की 80% आबादी सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करती है। धारावी से सटे दादर और माहिम में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 6 जनवरी को दादर में 223 और माहिम में 308 नए मरीज मिले थे। देश में टॉप 5 संक्रमित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत में कुल केसों में 67.29% नए केस इन्हीं 5 राज्यों से आए हुए हैं, जबकि कुल केसों के 30.97% केस महाराष्ट्र से मिले हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली, मुंबई को चेता रहे हैं। भारत में कोरोना के डेली केस 1 लाख के पार जाने लगे हैं। कोविड केस में पिछले 24 घंटे में 28% का इजाफा हो चुका है। दिल्ली, महाराष्ट्र और बंगाल में कोरोना की रफ्तार खतरनाक है। लखनऊ में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। शहर शहर कोरोना त्राहिमाम मचा रहा है। ऐसे में पंजाब के अमृतसर से एक और डरावनी खबर आ गई है। पंजाब के अमृतसर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इटली से आई एक और फ्लाइट ने हड़कंप मचा दिया है। जी हां, इटली की इस फ्लाइट में 150 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। हम आपको बता दें कि कल भी इटली से आई फ्लाइट में 125 लोग कोरोना संक्रमित निकले थे। देश में बेकाबू होते कोरोना के बीच IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने दिल्ली और मुंबई को लेकर सबसे बड़े खतरे की आशंका जाहिर की है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।